कनाडा और अमेरिका के बीच छिड़ी टैरिफ वॉर। ट्रंप ने हॉर्मुज को बताया अमेरिकी इलाका, भड़का ईरान। यूक्रेन की एयर डिफेंस को मजबूत करेगा फ्रांस। इजराइल ने सीरिया में क्यों बरसाए बम। जापान में 5.9 तीव्रता का भूकंप, 20 लोग घायल। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार विवाद अब और ज्यादा गंभीर हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर हुई बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने कनाडा के करीब 20 अरब डॉलर के सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया। इसके जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनका देश अमेरिका को उसी तरह जवाब देगा। 8 सितंबर से अमेरिकी सामान पर डॉलर के बदले डॉलर के हिसाब से जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। इसमें डेयरी उत्पाद, स्टील, घरेलू सामान, कृषि मशीनें, इलेक्ट्रिक सामान और कागज से जुड़े उत्पाद शामिल होंगे। कार्नी ने कहा कि अमेरिका की अंतिम शर्तें कनाडा को मंजूर नहीं थी। उनका कहना है कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा मांग की, लेकिन बदले में बहुत कम देने की पेशकश की। कनाडा अपनी संप्रभुता और प्रमुख उद्योगों से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका अपने टैरिफ में बड़ी कटौती करता है तो कनाडा एल्यूमीनियम, स्टील और मोटर वाहनों पर लगाए गए कुछ जवाबी शुल्क हटाने पर विचार कर सकता है। दोनों देशों के बीच कुछ दिन पहले तक समझौते की उम्मीद थी। कनाडा और अमेरिका के अधिकारियों के बीच 3 दिनों तक बातचीत भी हुई, लेकिन आखिरी समय में नई शर्तों के कारण बातचीत टूट गई। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने इसके लिए कनाडा को जिम्मेदार बताया। उनका कहना है कि अमेरिका ने लकड़ी, स्टील और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में कनाडा को बेहतर शर्तें देने की पेशकश की थी। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार विवाद दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर शेयर की। इसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को नया अमेरिकी क्षेत्र बताया गया। ट्रंप इससे पहले 18 अगस्त को भी ऐसी ही तस्वीर शेयर कर चुके हैं। ट्रंप 14 अगस्त को भी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वो जल्द इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को अमेरिका का क्षेत्र घोषित करने वाले हैं। वहीं ईरान ने अमेरिका के दावे को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट फिलहाल बंद है और इसे दोबारा खोलने का फैसला अमेरिका के रुख में बदलाव के बाद ही होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ बातचीत से समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि अमेरिका को अपने कदम उठाने होंगे। हालांकि ईरान के बंद रखने के ऐलान के बावजूद इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही बढ़ी है। पिछले सप्ताह करीब 200 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे, जबकि उससे पहले ये संख्या करीब 150 थी। अब अमेरिका के दावे और ईरान के रुख से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच करीब 4.5 साल से युद्ध जारी है। हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। इसे देखते हुए फ्रांस ने यूक्रेन को नई मिसाइल इंटरसेप्टर देने का फैसला किया है। ये सिस्टम रूसी मिसाइलों को हवा में ही रोकने में मदद करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन को अपने आसमान की सुरक्षा के लिए जरूरी हथियार देना जरूरी है। रूस के हालिया हमलों में शुक्रवार रात से शनिवार तक कम से कम 13 लोगों की मौत हुई। इनमें यूक्रेन में 7, रूस में 4 और रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में 2 लोग शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस साल यूक्रेन में नागरिकों की मौत युद्ध के शुरुआती महीनों के बाद सबसे ज्यादा हुई है। रूस खासकर राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। ये मिसाइलें बहुत तेज होती हैं, इसलिए लोगों को चेतावनी मिलने के बाद सुरक्षित जगह पहुंचने का समय कम मिलता है। यूक्रेन के पास इन्हें रोकने के लिए पर्याप्त आधुनिक सिस्टम नहीं है। अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम वहां सबसे अहम सुरक्षा संसाधनों में शामिल है। एक दिन पहले यूक्रेन के क्रीवी शहर में एक शॉपिंग सेंटर पर रूसी ड्रोन हमला हुआ था। इसमें 16 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दूसरी ओर रूस के येस्क इलाके में यूक्रेनी ड्रोन हमले में 2 बच्चों की मौत हुई। इस बीच फ्रांस और ब्रिटेन के नेतृत्व में सहयोगी देश रूस पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ाने को लेकर बैठक करेंगे। अमेरिका की मदद से हुई बातचीत फिलहाल रुकी हुई है। वहीं सीरिया में इजरायल के एक एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के सीरिया के विदेश दूत टॉम बराक ने कहा कि इजरायल ने उत्तरी सीरिया के अबू दुहूर एयरबेस पर हमला करने से पहले अमेरिका को इसके बारे में जानकारी नहीं दी थी। ये एयरबेस तुर्की की सीमा से करीब 80 किलोमीटर दूर है।
हमले में एयरबेस को नुकसान हुआ, लेकिन किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। बराक के मुताबिक इस हमले में इजरायल और नाटो सदस्य तुर्की के बीच तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि संभव है इजरायल के पास ऐसी खुफिया जानकारी हो जिससे उसे लगा कि तुर्की एयरबेस पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। इजरायल का कहना है कि सीरिया इस एयरबेस पर तुर्की के सैनिकों को तैनात करने की तैयारी कर रहा था। हालांकि अमेरिका की जांच में ऐसी कोई सैन्य गतिविधि सामने नहीं आई। हमले से एक दिन पहले तुर्की का एक प्रतिनिधिमंडल एयरबेस पर चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचा था। टॉम बराक ने यह भी कहा कि हमले की वजह इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी के बीच गलतफहमी हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी किसी गलती के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तुर्की सीरिया की सेना को ट्रेनिंग, हथियार और दूसरी मदद दे रहा है। वहीं इजरायल सीरिया में तुर्की की बढ़ती सैन्य भूमिका को लेकर चिंतित है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव और बढ़ गया है। इसी बीच जापान में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके झटके राजधानी टोक्यो समेत इबाराकी, चिबा और सैतामा में महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र दक्षिणी इबाराकी में जमीन से करीब 70 किलोमीटर नीचे था। राहत की बात यह है कि सुनामी का कोई खतरा नहीं बताया गया। भूकंप के कारण इबाराकी में कई लोग घायल हुए हैं। प्रशासन की ओर से नुकसान और घायलों की संख्या की जानकारी जुटाई जा रही है। तेज झटकों के बाद लोगों के मोबाइल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट भी बजने लगे। भूकंप का असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ा। टोक्यो और नारिता एयरपोर्ट के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों समेत कई लोकल ट्रेनें देरी से चली। हालांकि शिकानसेन बुलेट ट्रेनें सामान्य रूप से चलती रहीं। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने भूकंप के बाद स्थिति का जायजा लेने और संभावित नुकसान का पता लगाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। टोक्यो के कोटो इलाके में भूकंप के कारण जमीन के नीचे पानी की पाइपलाइन भी टूट गई। वहीं करीब 460 घरों की बिजली भी चली गई थी, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। जापान की न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी के मुताबिक देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट और दूसरी परमाणु सुविधाओं में किसी तरह की कोई गड़बड़ी की जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।